तो देखो आज हम करेंगे कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है और बजट कितने चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यानी आज मोटा मोटा देखा जाए तो आर्टिकल 112 से, अच्छा बजट की जो परिभाषा है वो कहाँ दे रखी है। बजट को जो शब्द लिखा है, बजट बजट का ऐसा शब्द लिखा नहीं गया है। बजट को 112 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा शब्द बार बार बोलना कठिन है, इसलिए बजट बोला जाता है। तो आर्टिकल 112 से लेकर 115 तक ये है प्रक्रिया बजट को प्रस्तुत करने की। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल उठाओ और एक एक आर्टिकल के बाद इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे बजट संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, तो देखो अनुच्छेद 112 कह रहा है, जिसका उल्लेख क्या कर रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। ये क्या होता है? बजट से तुम क्या समझते हो, जरा बताओ। बजट क्या होता है? तुम्हारे घर का बजट क्या है? पापा हर महीने मम्मी को पैसा देते होंगे, नहीं देते होंगे? तो पैसा किस चीज के लिए? कि अनुमानित जो खर्चा होने वाला है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इसका पूरा अमाउंट तुम्हारी मम्मी को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अब अपने घर का बजट तैयार करके उसके अनुसार पैसा खर्च करो। यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार जो भी आय और व्यय का विवरण करेगी, एस्टिमेटेड अमाउंट, कि हमें कितनी योजनाओं से पैसा प्राप्त होगा और हम कितनी नई योजनाएं लगाकर पैसा खर्च करेंगे, इसका उल्लेख क्या कहलाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यानी आने वाला आगामी वर्ष में भारत सरकार का होने वाला खर्च और आगामी वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आय का पूरा लेखा जोखा क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बजट। ठीक है, बजट को प्रस्तुत करने की शक्ति किसके पास है? नहीं, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसे स्वयं या सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत, समझ में आई बात? सरकार द्वारा, सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा संसद के पटल पर रखवाएगा। संविधान में लिखा है ये कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, या वह सरकार के किसी अन्य मंत्री को यह काम सौंप सकता है। ठीक है, बजट है किससे संबंधित? अर्थ से, इकोनॉमिक। तो ये परंपरा बनी हुई है कि बजट को प्रस्तुत कौन करेगा? भारत का वित्त मंत्री। लेकिन जरूरी नहीं है। एक बार जब अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री थे और इनकी तबीयत खराब हो गई तो ये सदन में प्रस्तुत नहीं हो पाए, तो इनके चक्कर में ये अनुपस्थित थे। इस वजह से पीयूष गोयल ने बजट प्रस्तुत किया था। हाँ या ना? तो क्या इन्होंने कोई असंवैधानिक काम किया? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि 112 क्या कह रहा है? बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। वह सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा बजट को प्रस्तुत करा सकेगा, और ऐसी परंपरा एक बार टूट चुकी है। लेकिन जब देखा गया कि बजट का संबंध है किससे? अर्थ से, तो अर्थ से संबंधित होने के कारण अक्सर देखा गया है कि बजट प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। ये अनुच्छेद 112 कह रहा है। अनुच्छेद 112 में कुछ नहीं होता, बस क्या हुआ, जो बजट प्रस्तुत किया गया उस पर क्या होगी? चर्चा। यानी राष्ट्रपति महोदय या वित्त मंत्री साहब इस पर भाषण करेंगे। भाषण में क्या बोलेंगे? बजट क्या? तुम्हारी मम्मी के पास 10,000 रुपये आ गया 1 महीने का खर्चा, तो मम्मी क्या बनाती हैं कि सब्जी लाने के लिए 1,500 रुपये महीने का रख दो अलग से। हाँ या ना? यानी किसके लिए है ये जो पैसा रखा गया सेफ? ये किसके लिए? तुम्हारे घर की सब्जियों के लिए। 800 रुपये का 1 महीने का सिलेंडर, ये 800 रुपये कहाँ रख दिया था मम्मी ने कि जब भी सिलेंडर खत्म होगा तो 800 रुपये निकाल के उस सिलेंडर वालों को देकर सिलेंडर रखवा लेंगे। 1,000 रुपये
आकस्मिक, कि मान लो किसी की बीमारी आ गई, तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया। फिर मास्टर की फीस, बच्चा पढ़ने जाता है तो फीस है ना, उसको कुछ किताबें लेनी है, उसका पैसा अलग, नेट रिचार्ज कराना है, उसका पैसा अलग, बिजली का बिल, उसका पैसा अलग। तो ऐसे कई सारी मदों के लिए पैसों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो बजट में क्या होगी? बजट में राष्ट्रपति या वित्त मंत्री कहेंगे आगामी वर्ष में भारत सरकार रेलवे के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, बस इतना बोलेगी। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तुत करेगी। फिर कि संभल में ये एक रेलवे ट्रैक नहीं है, इस रेल ट्रैक को बिछाने के लिए भारत सरकार 50,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी विभिन्न मदों पर सरकार योजनाओं के माध्यम से पैसे की बात करके भाषण को प्रस्तुत करेगी। जैसे रेलवे में हम ये योजना लाएंगे, पहली। दूसरा, हम आधारभूत संरचना के लिए कुछ योजनाएं ला रहे हैं, कुछ हम मतलब भारत सरकार, हम सड़क और परिवहन के लिए कुछ हाईवेज बनाएंगे जिसमें इतना खर्च होगा। हम स्वास्थ्य सेवाओं में 100 पीएससी खोलने का प्रावधान करेंगे, 60 सीएससी खोलने का प्रावधान करेंगे। और बताओ, हम आयुष्मान भारत के लिए कुछ योजनाएं लाएंगे, हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए कुछ योजनाएं लाएंगे, हम मनरेगा के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। यानी पूरी जो नीतियां एक साल में आने वाली हैं उन सबका बजट में भाषण देकर मामला खत्म हो जाएगा। यह है 112 की शक्ति। क्या 112 में कुछ हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है आगामी वर्ष के लिए, उसकी पूरा भाषण वित्त मंत्री या राष्ट्रपति महोदय द्वारा दे दिया जाएगा आगे भाषण में। अब सोचो, इसके बाद कौन सा आर्टिकल? 113। ये क्या करेगा? अनुदान की मांग या प्राक्कलन। प्राक्कलन किसका? किसका प्राक्कलन? कि आधारभूत संरचना में जो भी काम होगा उसके लिए हमें चाहिए 50,000 करोड़। सड़क हाईवे बिछाने के लिए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का हाईवे बिछाने के लिए हमें चाहिए 1,00,000 करोड़। समझते रहना। स्वास्थ्य के लिए हमें कई पीएससी खोलनी, कई सीएससी खोलनी, जिसके लिए हमें चाहिए 60,000 करोड़। आयुष्मान भारत को और बढ़ाने के लिए हमें चाहिए 10,000 करोड़। पीएमजेडीवाई को और व्यापक रूप देने के लिए हमें चाहिए 15,000 करोड़। मनरेगा को विस्तारित करने के लिए हमें चाहिए 5,000 करोड़। रक्षा क्षेत्र में हमें चाहिए 3,00,000 करोड़, है ना? तो भाषण देने के बाद तुरंत अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाएगी। किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। किस अनुच्छेद के थ्रू? 113। अब अनुदान की मांग प्रस्तुत करते समय विभिन्न योजनाओं में लगने वाले खर्चे का पूरा आकलन कर दिया जाएगा कि विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार को चाहिए 5,00,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो अनुदान की मांग में क्या हुआ? जो बजट में भाषण किया गया, भाषण के माध्यम से जो योजनाएं बताई गई, उस योजनाओं में होने वाले खर्चे का आकलन लगाया गया। किसमें? है ना? पक्का? इस पर जैसे अनुदान की मांग होगी, चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद वोटिंग हो जाएगी और अनुदान की मांग 113 के द्वारा पास मान ली जाएगी। समझ में आ गई बात? पक्का? 114। 114 है विनियोग विधेयक। यानी 112 में क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। पूछा जाएगा बजट का उल्लेख कहां है? 112। दूसरा पूछा जाएगा जो सरकार अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है उसका उल्लेख कहां किया गया है? 113। विनियोग विधेयक कहां का उल्लेख कहां पर है? अब बताओ,
ये सारी योजनाएं अलग कर दी गई, योजनाओं के सामने लिख दिया गया उनका पैसा आया ना। यानी आधारभूत संरचना के लिए 50,000 करोड़, रेलवे के लिए 1 लाख करोड़, सड़क के लिए 1 लाख करोड़, स्वास्थ्य के लिए 60 करोड़, 60,000 करोड़, आयुष्मान भारत के लिए 10,000 करोड़, PMJDY के लिए 15,000 करोड़, मनरेगा के लिए 5,000 करोड़ और रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़। ये योजनाएं अलग और खर्चा अलग, यानी अलग अलग योजनाओं का अलग अलग खर्चा कहाँ प्रस्तुत किया गया। समझ में आई बात। अब बताओ, योजनाएं ऐसे ही लागू हो जाएंगी, क्या होगा? पैसा चाहिए, तो पैसा तभी मिलेगा सरकार को जब विनियोग विधेयक पास हो जाएगा। इस विनियोग विधेयक को कैसे रखा जाएगा कि आगामी वर्ष के लिए जो भी हम योजनाएं लागू करेंगे उसके लिए हमें लगभग 6 लाख करोड़ की आवश्यकता है। अगर विनियोग विधेयक पास हो गया तो विनियोग विधेयक पास होने के बाद यह कहा जाएगा कि भारत सरकार अब भारत की संचित निधि से पैसा हम निकालने के लिए ऑथराइज्ड हो गई है। विनियोग विधेयक के पास हुए बिना भारत सरकार संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएगी। समझ में आ गई बात? पक्का। जितना उल्लेख किया गया है, कितना? 6 लाख करोड़। जैसे विनियोग विधेयक पास हुआ, भारत सरकार 6 लाख करोड़ ही निकालेगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। यानी अगर कहा जाए तो विनियोग विधेयक यानी संसद, ये सब कहां हो रहा है? संसद राष्ट्रीय धन का क्या है? बिल्कुल, राष्ट्रीय धन का संरक्षक। पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल ट्रेजरी, है ना। विनियोग विधेयक पास हुए बिना सरकार 1 रुपए भी भारत की संचित निधि से नहीं निकाल पाएगी, हाँ या ना। तो कौन सा ज्यादा ऑथराइज्ड हो गया? विनियोग विधेयक पास तो सरकार पैसा निकालेगी, विनियोग विधेयक फेल तो सरकार, यहां तक समझ में आ गई? 112, 113, 114 आ गया, पक्का। एक और देखो 115, ये है अतिरिक्त मांग या अनुपूरक मांग। सोचो, यहां पे ले आओ। हाँ, अब बताओ, हो सकता है सड़क परिवहन ने जो पैसा मांगा, कितना? तो तुम्हें लगता है कि 1 साल में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बिछ जाएगी? दिमाग लगाओ। या तुम्हें लगता है कि रेलवे की जो पटरी बिछनी वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी? घर बनने में कितना टाइम लग जाता है? 1 साल लग जाता है। तो इतना बड़ा काम 1 साल में हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हमने पैसा मांगा कब? वर्तमान में, 2025 में। क्या 2026 या इसको मान लो कितने साल लगेंगे रेलवे के ट्रैक बिछने में? दिल्ली से मुरादाबाद, इतना बता दो। लगभग 3, 4, 5 साल लग जाएंगे। और थोड़ी दूरी बढ़ेगी तो दिल्ली से कानपुर 6 साल 7 साल, या जम्मू कश्मीर से MP 10 साल। अब बताओ, जो महंगाई का स्तर आज है 2025 में, क्या 2030 में वही रहेगा? 2032 में वही रहेगा? अब बताओ, 1 लाख करोड़ रुपए जो आज के लिए तो सफिशिएंट लग रहा था, लेकिन 2030 आते आते ये लगने लगेगा कम। भारत सरकार पैसा निकाल पाएगी विनियोग विधेयक पास किए बिना? नहीं कर पाएगी। तो वो क्या मांगेगी? कि 2025 के बजट में हमने वादा किया था कि जम्मू से MP तक रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। किन्हीं कारणों से इसका टाइम बढ़ गया है, और टाइम बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ गई, ठेकेदारी भी बढ़ गई, मजदूरी भी बढ़ गई। ऐसे में जो हमने 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा था, अब वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ में परिवर्तित हो गया। 2025 में हम 1 लाख करोड़ निकाल चुके थे। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं, किसकी? सरकार से नहीं, संसद से। अब हम संसद से मांग कर रहे हैं कि ये जो अतिरिक्त पैसा लग रहा है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए, हमें फिर से निकालने की अनुमति दे दी जाए। तो जब किसी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, तो उस कम पैसे की पूर्ति करने के लिए हम क्या मांग प्रस्तुत करेंगे? समझ में आ गई बात? पक्का? श्योर? अब सोचो, इसका उल्टा देखो।
अब आएगा, क्या ये सब चीजें इजी होती रहेंगी? विपक्ष उंगली करेगा कि नहीं करेगा? विपक्ष उंगली कहां करेगा? देखो ये क्या हुआ। हां, अब तुमने कहा सरकार के अंदर मन में आ गया लालच। क्या आ गया? कि भाई हो सकता है विनियोग विधेयक पास करा के जो पैसा बचे निकलेगा उसमें आधा पैसा योजनाओं में लगा के योजनाओं की वैल्यू बढ़ा दो। हो सकता है सरकार के मन में क्या आ जाए? लालच। रेलवे का ट्रैक बिछने के लिए चाहिए 50,000 करोड़, लेकिन कर क्या दिया उसने? 1 लाख करोड़। तो ऐसे धांधली को रोकने के लिए विपक्ष बैठा है कि नहीं बैठा है? क्या लाएगा? कटौती प्रस्ताव। यानी सरकार की योजनाओं को नियंत्रित करने के लिए, सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए विपक्ष के पास एक टूल है जिसे हम किस नाम से जानेंगे? बजट से संबंधित ही कौन सा प्रस्ताव हो गया? कटौती प्रस्ताव। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? फिर से सुनो, 112 में क्या लिखा गया? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया है, जिसे हम आम शब्दों में क्या बोलते हैं? बजट। बजट को प्रस्तुत करने की शक्ति किसके पास है? 112 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति के पास, या राष्ट्रपति किसी भी सरकार के मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है। और परंपरा ये बनी आ रही है कि जो बजट का संबंध वित्त से है, इसलिए बजट प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। एक बार क्या हुआ कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके अगेंस्ट बजट किसने प्रस्तुत किया? पीयूष गोयल ने। बात समझ आ गई? 112 में सिर्फ बजट पे भाषण ही होगा, भाषण के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ना चर्चा ना ही मतदान। 113 में क्या होगा? यानी जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार एक साल में लागू करेगी उसका पूरा व्यापक विवरण करके उसमें होने वाले खर्चों की चर्चा होगी। वो चर्चा रखी जाएगी कहां पर? सदन के पटल पर, और मतदान हो जाएगा। जैसे मतदान पक्ष में पड़ गया तो माना जाएगा कि अनुदान की मांग पास हो गई है। जैसे अनुदान की मांग पास होगी 114 के माध्यम से विनियोग विधेयक ले आया जाएगा। विनियोग विधेयक में क्या है? सारी योजनाओं का टोटल अमाउंट लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमें इतना पैसा 6 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। किसके लिए? एक साल में जो विकास कार्य हम करेंगे। हाँ या ना? किसके थ्रू? 114 के थ्रू। जैसे ही विनियोग विधेयक पास होगा, भारत सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए ऑथराइज्ड हो जाएगी। अगर विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ तो भारत सरकार 1 रुपए भी संचित निधि से पैसा, इसलिए संसद को क्या कहा गया? राष्ट्रीय धन का संरक्षक। याद करो जब हम लोग वो बढ़ा रहे थे, मनी बिल पढ़ा रहे थे, तो क्या कहा था? धन का संकेंद्रण जनता के हाथों में है और किसकी शक्ति है? और एक तरफा शक्ति लोकसभा के पास। समझ में आई? दोनों चीज रिलेट हो रही कि नहीं हो रही हैं? तो विनियोग विधेयक पास होने के बाद ऐसा हो सकता है कि किसी योजनाओं को लागू या पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए समय ज़्यादा लग जाए, 5 या 10 साल। हाँ, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाएगा। देखो, संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और कटौती प्रस्ताव। तो ठीक है, अब अगर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो अगर बजट सही से प्रस्तुत हो गया इसका मतलब सरकार मजबूत है। लेकिन अगर बजट को रोकने के लिए कोई प्रावधान किए जाए तो इसका मतलब विपक्ष थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है। और बजट को रोकने के लिए विपक्ष द्वारा क्या लाया जाएगा? कटौती प्रस्ताव। आया ना? ये कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। और तीसरा, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। देखो पहला क्या है? पॉलिसी कट मोशन। देखो, मान लो ये लोकसभा है, कितनी सीटें? 543। इस 543 सीट में सरकार का गठन कब होगा? जब उसके पास लगभग 273 सीटें हो और सरकार गठन बन गया 280 सीटों में। है ना? ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास कितनी सीटें होंगी? तो लगभग 263 सीटें। ऐसे में क्या होगा? विपक्ष बहुत क्या है?
संगठित है और मजबूत भी है। सरकार की हर नीतियों की आलोचना करेगा कि नहीं करेगा विपक्ष करेगा कि नहीं? ऐसे में जो भी बजट प्रस्तुत किया जा रहा है किसके द्वारा? सरकार द्वारा, उसका आलोचना करने के लिए विपक्ष द्वारा क्या लाया जाएगा? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत क्या कहा जाएगा विपक्ष द्वारा कि देखिए, आप जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं ये रेलिवेंट नहीं है, यानी प्रासंगिक नहीं है। इसमें जो आप पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं 6 लाख करोड़, ये भी पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ऐसे में हम आपकी सभी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और नीतिगत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यानी ये पता चल जाएगा विपक्ष की स्थिति क्या है? मजबूत है। और कहेंगे आपके पूरे 6 लाख करोड़ रुपए को कम करके 1 रुपए का बजट पास करने की अनुमति देते हैं। समझ में आई बात? ये सोचो, ये प्रस्ताव कब पास होगा? दिमाग लगाओ। जब ये कुछ सीटें 280 से कुछ सांसद किधर चले जाएं और 273 से ज्यादा हो जाए, तभी तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव पास होगा। यानी विपक्ष की तरफ से आ रहा है तो विपक्ष की सीटें कितनी होनी चाहिए? अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे ही मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दिया या जैसे ही पॉलिसी कट मोशन पास हुआ, विपक्ष के नेता को यह आभास हो जाएगा कि लोकसभा में सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। तुरंत क्या ले आओ? अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव के पास होने का मतलब लोकसभा का विघटन, और विपक्ष को तुरंत मौका मिल जाएगा नई सरकार बनाने का। यहां तक समझ में आ गई बात? तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए द्वार खुल जाएंगे। ठीक, इसमें पूरी बजट की पूरी अमाउंट को कितना ले आएंगे? ये पूछा गया कि किस प्रस्ताव में बजट की संपूर्ण राशि को कम करके 1 रुपए कर दिया जाता है। ऑप्शन में वही नीतिगत, सांकेतिक और मितव्ययी। तो किसमें किया जाता है? नीतिगत में। दूसरा ले आओ, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। इसमें भी विपक्ष कैसा होगा? कहीं ना कहीं मजबूत होगा। इसमें विपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाएगा और कहा जाएगा कि आपकी जो बजट योजनाएं हैं वो क्या हैं? योजनाएं ठीक है, यानी कहीं ना कहीं विकास के क्रम में इन योजनाओं का उद्देश्य ठीक है, लेकिन आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं 6 लाख करोड़, ये बहुत ज्यादा है। अतः हम चाहते हैं कि इस 6 लाख करोड़ रुपए को कम करके 4 लाख करोड़ की श्रेणी में ले आया जाए। और जैसे ही ये मितव्ययी कटौती प्रस्ताव पास होगा, यह माना जाएगा कि आने वाला बजट 6 लाख करोड़ का ना होकर कितने का हो जाएगा? 4 लाख करोड़ का। समझ में आ गई बात? तीसरा, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव एक ऐसा विपक्ष लाएगा जो कैसा हो? कमजोर होगा। हाँ या ना? कमजोर होगा, श्योर है। मतलब बजट सरकार द्वारा लाया गया, सरकार बजट लाई, उल्टा सीधा जो भी आई, अच्छा है बुरा है हमें मतलब नहीं है, लेकिन बजट की योजनाएं हैं और उस योजनाओं को लागू करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। ठीक है, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ साथ मतलब भयानक सीटें उसने जीती हैं। जैसे राजीव गांधी की सरकार की बात करो तो राजीव गांधी की जो सरकार बनी थी कितनी सीटों बनी थी? 411 या 411 सीटें कांग्रेस के तरफ थी। तो यहां पर विपक्ष कैसा होगा? कमजोर, बहुत ज्यादा। 545 सीटों में 411, कितना बचा? 134 सीटें किसकी हैं? विपक्ष की हैं। क्या विपक्ष मजबूत है? कमजोर है। लेकिन कमजोर विपक्ष होने के बावजूद भी विपक्ष को दिख रहा है कि जो बजट आया है वो कैसा है? बहुत ज्यादा खर्चीला।
कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिस पर खर्च होना था कम, लेकिन सरकार ने खर्च दिखाया है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पैसा सरकार की जेब में जाएगा। ऐसे में रोकने के लिए विपक्ष क्या ले आएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी ना, क्योंकि कमजोर है। कहेगी देखिए हम आपके बजट से क्या हैं, पूरी तरह से असहमत हैं, लेकिन हम आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। हम आपके जो पैसे खर्च करने की गति है उससे भी क्या है, पूरी तरह से असहमत हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी संख्या क्या है। लेकिन फिर भी हम इस बजट पर अपनी असहमति, अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं और आपसे यह कह रहे हैं कि आप जो अपना 6 लाख करोड़ का बजट है, कितने का, उस पर आप 100 रुपए की सांकेतिक कटौती कर दें। तो याद रखना, जैसे ही सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पास होगा तो समझ जाना कि जो बजट है उस पर विपक्ष ने अपना पक्ष नहीं रखा, यानी वह विपक्ष पूरी तरह से उस बजट से क्या है, डिसएग्री करेगा। तो बजट कैसा आएगा, उस समय का बजट खराब आएगा, जनता के लिए भी खराब होगा, विपक्ष के लिए खराब होगा, भारत सरकार के लिए भी, सॉरी पूरे भारतवर्ष के लिए क्या होगा, खराब होगा। फायदेमंद किसके लिए होगा, सरकार के लिए। ठीक, वो क्यों करेगा, वो तो दबंगई से नीतिगत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ना, या मितव्ययी कटौती प्रस्ताव करेगा कि नहीं 6 लाख करोड़ पे ज्यादा है, कम करो, 3 लाख करोड़ करो। अगर 3 लाख करोड़ पे राजी होते हो तो हम पास करेंगे, नहीं तो, और विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तो भारत के संचित निधि से भारत सरकार पैसा नहीं निकाल पाएगी। ये कमजोर विपक्ष की निशानी है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। और नीतिगत कटौती प्रस्ताव और मितव्ययी कटौती प्रस्ताव किसकी निशानी है, हाँ याद रखना। ठीक, चलो ओके, बाकी कल मिलते हैं हम लोग।